चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताया था उस दिन? 13 बताया था। कितने क्वेश्चन बता दिया था? 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन ये था, ये है, था नहीं, ठीक है। तो कौन 9.2 एक्सरसाइज 14 नंबर क्वेश्चन ये है। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26, 8 and 26 5 नंबर निकालना है 8 और 26 के बीच, सच दैट रिजल्टिंग नंबर रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। अब सुनो, ये 14 नंबर है, ये किताब वाला क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन हम अब पहले लिखते हैं B नंबर, फाइंड द 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 18, 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन निकालो, ठीक है। इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको अच्छे समझ लो, ठीक है। आप लोग AP सीरीज पढ़े थे, अब अभी पढ़े हो, जैसे 2, 4, 6 AP में है कि नहीं है? 2, 4, 6 AP में है, ठीक है। तो ये 4 कहलाएगा 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन। जैसे 3, 6, 9 AP में है तो 6 कहलाएगा 3 और 9 का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। 4, 8, 12 AP में है तो 8 कहलाएगा 4 और 12 का अर्थमेटिक मीन। चलो बैठो, ठीक है। तो 2, 4, 6 सुनो, 2, 4, 6 AP में है तो 4 कहलाता है अर्थमेटिक मीन। 3, 6, 9 AP में है तो क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा 3 और 9 का अर्थमेटिक मीन। 4, 8, 12 AP में है तो 8 कहलाएगा 4 और 12 का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और यहाँ पे इसी प्रकार 5, 10 और 15 AP में है तो 10 कहलाएगा 5 और 15 का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ABC AP में है तो B कहलाएगा A और C का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का पिछले साल आप फार्मूला पढ़े थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ टर्म, पढ़े थे ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कोई आपसे कहे कि 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन निकालो तो क्या कहोगे? 2 और प्लस 6 बटे पदों की संख्या 2 है ना, तो 2 का भाग, तो यहाँ पे क्या होगा? 8/2 काट दोगे तो क्या आएगा? 4 है ना, आ रहा है तो बीच में 4 है। तो यदि कोई कहे 3 और 9 का अर्थमेटिक मीन निकालो तो 3 और 9 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 12/2 तो क्या आएगा? 6 ना आएगा, तो बीच में है तो, ठीक है। 4 और 12 का अर्थमेटिक मीन निकालो तो 4 + 12/2 16/2 तो क्या आएगा? 8, बीच में 8 है। तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन जो पिछले साल पढ़े थे वही है यहाँ भी। तो 3 नंबर यदि AP में है तो बीच वाली टर्म को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। तो यदि ABC आर इन AP देन B इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ A and C, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बताने से पहले नोट फर्स्ट लिखो। NCERT क्वेश्चन ये है, ये इसको हम बताने वाले हैं और कुछ इसको जानने के लिए इनको आवश्यक चीज़ें देखो। नोट फर्स्ट, इफ ABC आर इन AP then B is called arithmetic mean of A and C, that is, ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे? A और C का अर्थमेटिक मीन A + C/2 = B होगा। अभी देख चुके एग्जाम्पल की मदद से, सुन लो। ऐसी कंडीशन में A और C A + C/2 = B होगा, भी दिखाए ना सब में। A + C/2 = B, तो A + C = 2B। तो 3 नंबर यदि AP में है तो ये रिलेशन होता है 2B = A + C लिखो,
चाहे b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 लिखो, ठीक है। तो ये रिलेशन यदि 3 नंबर AP में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है, अथवा क्या b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। इफ़ ए बी सी आर इन AP देन b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। अब नोट सेकंड में ये लिखोगे, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B are A and B are capital A and B is capital A, then कैपिटल A इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस बी अपॉन 2, A इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2। यदि A और B का अर्थमेटिक मीन A हो तो A बराबर क्या लिखेंगे A प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अब नोट थर्ड, यदि इफ है, यहाँ पे देखो 3, 6, 9 और ये 12, तो 3 और 12 के बीच में दो अर्थमेटिक मीन के AP सीरीज के 2 टर्म हैं। कौन कौन? 3 और 12 के बीच में, ठीक है। 6 और 9 दो AP सीरीज के 2 टर्म हैं, तो इन दोनों को अर्थमेटिक मीन कहेंगे। ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा, ये सेकंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। यदि हम लिख ले 3, 6, 9, 12, 15, तो 3 और 15 के बीच AP सीरीज के 3 टर्म हैं, तो इन तीनों को अर्थमेटिक मीन कहेंगे। इसको कहेंगे A1, इसको A2, इसको A3। ये तो एक ही अर्थमेटिक मीन था, तो सिर्फ A लिखे, ठीक है। यदि मान लो 3, 6, 9, 12, 15, 18 है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 है, तो 3 और 18 के बीच में AP सीरीज के कितने टर्म हैं? 4 है। इन चारों को अर्थमेटिक मीन कहेंगे। तो ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ये सेकंड अर्थमेटिक मीन, ये थर्ड, ये 4। इसको कह देंगे कैपिटल A1, इसको कैपिटल A2, इसको A3, इसको A4, ठीक है। तो AP सीरीज के कोई भी 2 टर्म ले लिया जाए तो बीच के जो टर्म बचते हैं वे सब अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो ये कन्फर्म पता है कि 3 और 18 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन कौन कौन हैं? 6, 9, 12 और 15। तो इन 6, 9, 12, 15 को निकालने का तरीका क्या है? सिर्फ आपको पता है 3 और 18। तो यहाँ पे वही लिखा हो गया, फाइंड द 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 18, ठीक है। 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन निकालो। तो ये कन्फर्म पता है कि 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। पर यदि आप 3 और 18 भर दिया है और कहता है 4 अर्थमेटिक मीन निकालो, तो कैसे निकालोगे? इसका प्रोसेस देखो, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है कि मान लेते हैं कि 3 और 18 के बीच 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन क्या हैं? हम मान लेते हैं कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। तब शुरुआत में 3 लिख दो, लास्ट में 18 लिख दो, तो AP सीरीज बन जाएगी। यदि A1, A2, A3, A4 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन हैं, तो यहाँ पे 3, A1, A2, A3 और A4 और ये क्या 18 R इन AP होगा, AP सीरीज बन जाएगी। और जब AP सीरीज बन जाएगी तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा 3, और इसका 18 किस नंबर वाला टर्म होगा? गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या होगा? A6 बराबर 18, 6वां पद होगा। यदि 3 और 18 के बीच 55 अर्थमेटिक मीन निकालना होता तो 18 क्या होता? 55 तो 57वां पद होता, ठीक है। और 3 और 18 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन निकालना होता तो 18 5वां पद होता। 3 और 18 के बीच 10 समान अर्थमेटिक मीन निकालना होता तो 18 क्या होता? 12वां पद होता। 3 और 18 के बीच 20 समांतर माध्य निकालना होता, अर्थमेटिक मीन निकालना होता तो क्या होता? 18 22वां पद। समझ गए बात, ठीक है। तो यदि 3 और 18 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन निकालना है तो 18 6वां पद होगा कि नहीं? समझ गए। यदि 3 और 18 के बीच में 2 अर्थमेटिक मीन निकालना होता तो 18 चौथा पद होता। उससे 2 की वृद्धि कर देते हैं, जितने अर्थमेटिक मीन निकालना है उसमें 2 जोड़ देंगे तो लास्ट वाला टर्म उस नंबर वाला टर्म होगा, है ना। तो यदि 3 और 18 हम मान लेते हैं A6 इज इक्वल टू क्या होगा? 18, और A6 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D बराबर क्या होगा? 18। A की वैल्यू आपको पता है 3, तो 3 रख दो, तो 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 3 प्लस क्या होगा यहाँ पे? 5D इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इस प्रकार लिखेंगे, 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 3, तो 5D इज इक्वल टू क्या होगा? 15। तो D इज इक्वल टू 15/3 5 जा, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 5 3 जा, ठीक है।
तो डी की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो यहाँ पे ये A1 क्या है, AP सीरीज का दूसरे नंबर वाला टर्म है, देखो गिनो, दूसरा, पहला ये दूसरा, तो A1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A2 सेकंड टर्म, तो A1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A2 को लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी, तो A1 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपको पता है 3 और D की वैल्यू निकाल लिए 3, तो A1 इज इक्वल टू 6, तो पहला अर्थमेटिक मीन 6 होगा, तो मिल गया कि नहीं, ठीक है, पहला होगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार A2 जब निकालोगे, A2 किस नंबर में है, A2 गिनो 1 2 3 तीसरे नंबर में है, तो है A2 पर है किस नंबर में, तीसरे नंबर में, तो A2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A3, तो A2 इज इक्वल टू A3 का क्या फार्मूला, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना है तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D है वैसे तीसरा पद, पर लिखते क्या है, डायरेक्ट यदि लिखते हो A2 इज इक्वल टू तो A प्लस 2D, A5 लिखो तो A प्लस 5D, A6 लिखोगे तो A प्लस 6D, A8 लिखोगे तो A प्लस 8D, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, A2 इज इक्वल टू, तो A2 इज इक्वल टू A का मान 3 है, प्लस 2 इंटू 3, तो क्या होगा 3 प्लस 6 तो 9 आ जाएगा, और यही होबे करेगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 6 है, 3 और 18 के बीच ये लिखें, पहला समझ 6 आया है, दूसरा क्या है 9, तीसरा क्या है 12 आएगा, तो यदि हम तीसरा निकालेंगे तो क्या लिखोगे, A4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 3 इंटू डी, तो क्या आएगा 12 आ गया कि नहीं। अब A4 जब निकालोगे तो A5 करना पड़ेगा, तो A4 इज इक्वल टू A5 का फार्मूला A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे A4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4 गुने 3, तो क्या आएगा 3 और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 15 आ गया, जो कि चौथा अर्थमेटिक मीन है, ये 15 देखो, ठीक है। तो यदि आपको कहा जाए कि 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो क्या मान लोगे, 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 A4 मान लेंगे। ऐसी कंडीशन में 3 A1 A2 A3 A4 A3 AP में बन जाएगा, जिसका फर्स्ट टर्म होगा 3 और 6 टर्म होगा क्या 18। इसकी मदद से हम D निकाल लेंगे, जब D निकाल लेंगे तो हम A1 A2 A3 A4 आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन NCERT का है, ये क्वेश्चन अपने से बताते हैं पहले, फाइंड द 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 18। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं, ठीक। अब देखो तो एमपी बोर्ड में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, NCERT में ऐसे लिखा है, इसमें भी यही कहता है कि यहाँ पे 8 और 26 के बीच 5 अर्थमेटिक मीन निकालो, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि 6, 8 और 28 के बीच में ऐसी 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 और 26 के बीच में उनको लिख दो तो AP सीरीज बन जाए, ये कहता है ना। वही तो यहाँ भी कहता है कि यहाँ पे 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन निकालिए। इसका मतलब 3 और 18 के बीच 4 नंबर ऐसे ज्ञात कीजिए कि उनको फाइंड करने के बाद उनको यदि एडजस्ट कर दिया जाए 3 और 18 के बीच में, तो क्या बन जाए, AP सीरीज बन जाए। तो वही चिन्ह है, ऐसे समझ में आ रहा है। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। उनको निकालने के बाद उनको यदि बीच में एडजस्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाए, AP सीरीज बन जानी चाहिए, ठीक है। या ऐसे दूसरे शब्दों में इसी को क्या बोल सकते हो कि 8 और 26 के बीच 5 अर्थमेटिक मीन निकालिए, वही ना है। तो लिखते हैं, अब B नंबर पहले सॉल्व करते हैं। तो लेट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 18 बी A1 A2 A3 A4। देन क्या लिखेंगे, 3 A1 A2 A3 A4 18 आर इन AP हुज फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3 और छठवां पद A6 इज इक्वल टू क्या होगा 18। तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 18। A की वैल्यू पता है आपको 3, तो 3 प्लस 5D इज इक्वल टू 18। तो 5D इज इक्वल टू 18 माइनस 3, तो 5D इज इक्वल टू 18 से 3 निकाल दो तो 15।
तो d इज इक्वल टू 15/5, 5 3 जा, तो d इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब a1 इज इक्वल टू क्या है, a1 इज इक्वल टू a2। a1 है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, लेकिन AP सीरीज का दूसरे नंबर वाला टर्म है। ठीक है ना, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a2 का फार्मूला a + 2 - 1 × d, तो a1 इज इक्वल टू a + 1d। a1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 3 है, तो पहला अर्थमेटिक मीन मिल गया, a1 इज इक्वल टू 6 है। अब क्या निकालोगे, a2 दूसरा अर्थमेटिक मीन है, लेकिन AP सीरीज का कौन नंबर वाला टर्म है, तीसरे नंबर वाला, तो a2 इज इक्वल टू a3, तो a2 इज इक्वल टू a3 का फार्मूला a + 3 - 1 × d, तो a2 इज इक्वल टू होगा a + 2d, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3, और ये 2 गुणे d की वैल्यू क्या है 3, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 और 2 तिहाई 6, ये हो गया 9। ठीक है, अब आपको निकालना है a3, तो a3 है तीसरा अर्थमेटिक मीन, लेकिन AP सीरीज का कौन टर्म है, चौथा। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a + 4 - 1 × d। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3, 4 - 1 तो 3 × d की वैल्यू 3, तो a3 इज इक्वल टू होगा 3 और 3 3 जा 9, तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा 12। ठीक है, और a4 इज इक्वल टू क्या है, a5, तो a4 इज इक्वल टू a + 5 - 1 × d। ठीक है, तो a4 इज इक्वल टू a के स्थान पे क्या लिखोगे 3, ये होगा 4 - 1 5 - 1 तो 4 × d की वैल्यू 3, तो a4 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 4 3 12, तो हो गया 15। 4 अर्थमेटिक में निकल आए। देखो एक मिनट, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम ये अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नीचे नहीं आ रहा था तो यहाँ पे लिखे देते हैं, 3 2 3 6 3 9, ये आ गया। a4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 15, और d तो निकाल ही चुके थे। तो इस प्रकार आपको 4 अर्थमेटिक मीन हैंस 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 18 आर कौन कौन नंबर मिले, 6 6 9 12 और 15। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो NCERT वाला क्वेश्चन बताते हैं, ये है 14 नंबर क्वेश्चन 9.2 का। कल वाला क्वेश्चन आप कैसे नहीं लिख कल कहाँ चले गए थे, लेट हो गए थे ज़्यादा हैं, अच्छा बीमार थे, तो लिखो। अब यहाँ पे देखो 14 नंबर क्वेश्चन का सलूशन, लेट 5 अर्थमेटिक मीन between 8 and 26 be A1 A2 A3 A4 A5, then 8 A1 A2 A3 A4 A5 26 are in AP, whose first term is equal to 8, ये कौन सा नंबर हो, 7वां पद ना, A7 इज इक्वल टू 26, तो A7 का फार्मूला A + 7 - 1 × d 26, तो A + 6 d इज इक्वल टू 26, A की वैल्यू 8 + 6 d इज इक्वल टू 26, तो 6d इज इक्वल टू 26 - 8, तो 6d इज इक्वल टू 18, तो d इज इक्वल टू 18/6 3 जा, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या आ गया 3, d की वैल्यू आ गया 3। ठीक है,
अब निकालते हैं अब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1, तो A1 बराबर A2 होता है, तो A2 को क्या लिख सकते हैं A + 2 - 1 × D, तो क्या लिख सकते हैं A + D। तो यहाँ पे A1 = A की वैल्यू क्या रख दें, A की वैल्यू क्या रख दें A + D, तो A के स्थान पे लिखोगे 8 और प्लस D की वैल्यू क्या निकली, तो 11 हो गया है ना। A2 = क्या लिखोगे A3, A + 3 - 1 × D, तो इसको क्या लिख सकते हैं A + 2D। तो A का मान क्या है 8 और 2 × 3, तो क्या हुआ 8 और 6 14, ये हुआ। अब A3 निकालते हैं, तो A3 का मतलब होता है A4, तो A + 4 - 1 × D, तो A + 3D। तो A का मान क्या है 8 और 3 × 3, तो 8 और 9 8 17, ये हुआ। A4 क्या होगा A5, A + 5 - 1 × D, तो A प्लस क्या लिखेंगे 4D, तो 8 + 4 × 3 12 8 20, ये हुआ। अब A5 निकालो, तो A6 लिखोगे, तो A + 6 - 1 × D, तो A + 5D। A का मान 8 है और 5 × 3 15 8 क्या होगा 23, तो ये 5 अर्थमेटिक मीन आ गए, ठीक है। हेंस 5 अर्थमेटिक मीन between, हेंस 5 अर्थमेटिक मीन between 8 and 26 आर क्या क्या आए 11 14 20 23, 3 के अंतर में, ठीक है। तो ये अभी नंबर को 3 और 18 के बीच में एडजस्ट कर देंगे तो AP बन जाएगी। वही ना पूछा था कि 5 नंबर ऐसे निकालो कि उनको 8 और 26 के बीच में एडजस्ट कर देने से AP सीरीज बन जाए। तो ये 5 नंबर ये हैं, इन्हीं को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। AP सीरीज के कोई भी 2 टर्म ले लिए जाए और 2 टर्म के बीच जितने AP सीरीज के टर्म बचे रहते हैं उन सबको क्या कहा जाता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। यदि 1 टर्म बचा है तो 1 अर्थमेटिक मीन, 2 टर्म बचे हैं 2 नंबर के बीच में तो 2 अर्थमेटिक मीन, 5 हैं तो 5 अर्थमेटिक मीन, लिख लेते ना। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, जितने निकाल लो कहेगा उसमें एक माइनस कर देना है ना, क्या अगर 50 टर्म निकालना तो उसमें एक माइनस कर 49 करना है ना, ऐसे फॉर्मूला लगा के। क्या समझ, मतलब जैसे भी हम लोग निकाले हैं, हाँ अगर इस टर्म में कितने भी टर्म देते हैं, कहीं टर्म कोई इसके बीच के नंबर निकालो, हाँ, तो जितने देगा नंबर उसमें से एक माइनस है ना। माइनस कहाँ हुआ, जैसे A5 से A6 हो गया, हाँ उसमें एक माइनस के 5D हो गया, हाँ, ऐसे लगाएंगे। नित्य 8 और उसमें 5 समांतर मान निकालने के लिए बोला था ना, तो 5 तो 7 पद हो जाएगा लास्ट में पद यदि आप, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन करके लाओ दिखाओ। फाइंड चलो अभी क्वेश्चन दूसरा बताते हैं, फिर बार करना घर में तो बन जाए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, है ना, इस टाइप का। अब देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन है वह ऑल यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिवर्सिटी का है, ऑल स्टेट बोर्ड में, ठीक है, ऑल स्टेट बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ठीक है, झारखंड बोर्ड, UP बोर्ड, हर एक बोर्ड में, ठीक है। तो देखो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इफ़ A की पावर n और B की पावर n अपॉन A की पावर n - 1 और B की पावर n - 1 इज द अर्थमेटिक मीन, इज द अर्थमेटिक मीन between A and B, A and B, then find the value of n। देखो ये कहता है कि A और B के बीच अर्थमेटिक मीन, A और B का अर्थमेटिक मीन ये है, तो n का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको जानने के लिए आप देखो नोट फर्स्ट जानना ज़रूरी है, आपको बता चुके हैं
कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए बराबर, अभी फार्मूला निकाले थे ए प्लस बी अपॉन 2। यदि ए और बी के बीच में एक पद है, ए और बी के बीच में, तो ए को ही अर्थमेटिक मीन न कहेंगे, ठीक है। तब ए और ए बी आर इन ए पी, आर इन ए पी होगा। ऐसी कंडीशन में इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस कैपिटल ए। अब ये माइनस ए को इधर ले आओगे तो ए प्लस ए इज इक्वल टू, ये माइनस ए उधर चला गया तो ए प्लस बी, तो 2a इज इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस बी, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन 2। यदि स्मॉल ए और बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए हो, तो कैपिटल ए को ए और बी के बीच में एडजस्ट कर दोगे तो एपी सीरीज बन जाएगी। तो जब एपी सीरीज बन जाएगी तो दो टर्म का डिफरेंस, सक्सेसिव टू टर्म का डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जो सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आएगी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से। वही लिखा गया कि यहाँ पे क्या लिखा गया, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब माइनस ए को इधर ले आए तो ए प्लस ए, माइनस प्लस बन गया, ये माइनस ए को उधर ले गए तो प्लस बन गया, तो ए प्लस बी, और ए 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल ए और स्मॉल बी का अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला बन गया क्या, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का अर्थमेटिक मीन तो ये होता है ए प्लस बी अपॉन 2, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन ये है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ये तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में गिवन दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B is equal to, अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B is equal to A की पावर n और B की पावर n अपॉन A की पावर n माइनस 1, B की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A की पावर n और B की पावर n अपॉन A की पावर n माइनस 1, B की पावर n माइनस 1, इक्वेशन फर्स्ट। But we know that अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B, तो क्या होता है, R, A इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, इक्वेशन ही हो गया सेकंड। तो A की वैल्यू ये भी है, देखो A की वैल्यू ये भी है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, दोनों इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम पाते क्या हैं कि ए की पावर n और b की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना। अब इससे n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, इम्प्लाइज 2a की पावर n और 2b की पावर n, ठीक है। अब a प्लस बी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो देखो a प्लस बी और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसी को क्या करेंगे, 2a की पावर n और 2b की पावर n, इसका ब्रैकेट जब खोलोगे तो a का मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस 1 के साथ, तो क्या a इंटू a की पावर n माइनस 1, a इंटू b की पावर n माइनस 1, b इंटू a की पावर n माइनस 1, और ये क्या लिखेंगे, b इंटू b की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, ये a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n पढ़े थे 6वीं 7वीं क्लास में। बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, तो यहाँ पे देखो 2a की पावर n और ये 2b की पावर n, ये फार्मूला लिखे हैं। देखो a की पावर यहाँ 1 है, a की पावर n माइनस 1 है, तो दोनों पावर जुड़ जाएंगे, 1 प्लस n माइनस 1 होगा। और यहाँ क्या होगा, a और b की पावर n माइनस 1, और ये b a की पावर n माइनस 1, यहाँ देखो b की पावर 1 और b की पावर n माइनस 1, बेस समान है तो पावर जुड़ेगी, तो क्या लिख देंगे वहाँ,
बी की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो ये -1 कट गया, तो क्या बचा यहाँ 2a की पावर n और 2b की पावर n, ये होगा -1 और 1 कट गया तो a की पावर n, a और b की पावर n माइनस 1 और b a की पावर n माइनस 1, ये b की पावर n, a की पावर n b की पावर n राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आओ, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2a की पावर n है ही, और ये a की पावर n को इधर ले आए तो -a की पावर n, और ये 2b की पावर n पहले से है, और ये b की पावर n को इधर से इधर ले आए तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा a और b की पावर n माइनस 1 और b a की पावर n माइनस 1। अब देखो 2a की पावर n से a की पावर n सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बचा a की पावर n, 2b की पावर n से b की पावर n सब्ट्रैक्ट हुआ तो b की पावर n, तो क्या बचेगा a b की पावर n माइनस 1 और b a की पावर n माइनस 1, तो 2 हो जाएगा ना, 2ab n माइनस 1 हैं? वहाँ पर दोनों सेम हो गए ना, कौन दोनों से सम हो गए? ab पावर n माइनस 1 प्लस ba n माइनस 1, दोनों अलग अलग। अब क्या करोगे इसको, देखो इतना लिख लिया था ना, अब इसके बाद जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाओ। तो यहाँ पे जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाओगे तो क्या होगा, a की पावर n रहने दो यहाँ, ठीक है। अब इसको a की पावर n और इसको लिखते हैं, इस वाले को इधर लाते हैं, तब b a की पावर n माइनस 1, a b की पावर n माइनस 1, और ये क्या होगा माइनस b की पावर n। अब क्या करोगे सुनो, a की पावर यहाँ n है, अब यहीं तो दिक्कत है, अभी तो कुछ नहीं किए थे, इधर उधर कर दिए, अब दिमाग लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। कहीं भी मान लो a की पावर ये n है, तो a की पावर n को हम लिख सकते हैं, a का भाग दे दो, a का गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? भाग देने से क्या हो, एक फार्मूला लग जाएगा, a की पावर m अपान a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n होता है, जानते हो। तो a की पावर n a की पावर 1, तो ये क्या होगा a की पावर n माइनस 1 इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, a की पावर n माइनस 1 यहाँ है, यहाँ भी आ जाएगा a की पावर n माइनस 1, तो a की पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ a माइनस b बच जाएगा। और यहाँ भी क्या करेंगे, b का भाग देंगे b का गुणा, तो यहाँ पे b की पावर n अपान b की पावर 1, तो b की पावर n माइनस 1 इंटू b, तो b की पावर n माइनस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ a की पावर n माइनस, अभी लिखते नहीं है, a की पावर n माइनस 1, यहाँ a माइनस b बच जाएगा, और यहाँ पे b की पावर n माइनस 1 कॉमन, तो a माइनस b बच जाएगा। इसको इस साइड में लाएंगे तो a की पावर n माइनस 1 अपान b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी अपान a माइनस बी, और ये कट गया तो 1 बच गया, 1 आ गया, और 1 को लिख सकते हैं a अपान b की पावर 0, कि नहीं। और इसी को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपान b की पावर n माइनस 1, और ये a अपान b की पावर 0, तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर क्या होगी, सेम होगी, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखे देते हैं, समझ में आया, परफेक्ट, हमारा मकसद ये था, ठीक है। तो वही किया गया, देखो लिखे देते हैं थोड़ा सा और डिटेल। यहाँ a की पावर n माइनस 1 है, तो a की पावर n माइनस 1, a की पावर n है तो अपान में a इंटू a, ठीक है। और ये होगा b a की पावर n माइनस 1 रहने दो, इसको क्या लिखोगे b की पावर n माइनस 1 और b की पावर n अपान b इंटू b, ठीक है। अब ये होगा, इधर लिखे देते हैं, हो सकता है उधर दिखता ना हो, तो क्या होगा a की पावर ये n माइनस 1 और ये a, और b a की पावर n माइनस 1, ये होगा a b की पावर n माइनस 1, और ये होगा b की पावर n माइनस 1 इंटू b। अब a की पावर n माइनस 1 कॉमन, b की पावर n माइनस 1 a माइनस b, a की पावर n माइनस 1 अपान b की पावर n माइनस 1 a माइनस बी अपान a माइनस बी, ये से कट गया, तो क्या होगा a अपान b की पावर n माइनस 1, तो 1। अब इसको लिख सकते हैं a अपान b की पावर n माइनस 1, तो a अपान b की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे आधार समान है तो घात भी समान होगी, n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर 1।
लिख लिए, तो n की वैल्यू क्या होगी 1, है ना। दमदार सवाल, यह हमेशा आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी कई साल आया है और सीधे 4 नंबर का क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जीपी में भी है और एपी में भी है। वहाँ जीपी ज्योमेट्रिक मीन आगे आएगा ना, इसके बाद एपी के बाद जीपी न, ठीक है। तो ये सब पढ़े थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो 10 मीन वाला है, एपी हमसे बन जाएगा। अब क्वेश्चन यही आए तो बैठे रह गए। जितने कल क्वेश्चन बताए थे सब कुछ था 10वीं में, कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो कल वाला लगा लेना, हमसे न किए हैं तो, ठीक है। अब 10th वाला दिन तो एनसीईआरटी वे भी है, एनसीईआरटी ये भी है, तो वे थोड़ी रिपीट क्वेश्चन देगा, कुछ विशेष टाइप वाले देते हैं। वही अलग अलग होती कि मान लो एमपी बोर्ड होती, सीबीएसई बोर्ड, तो उनको पता नहीं था कि उसमें क्या है। अब एनसी वाला तो उसको ध्यान में रखते हुए ना देगा कि जो दिए थे वे तो नहीं होना चाहिए 11th में, 10th में जो था, ठीक है। लिख लिया था ना। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो। नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन ये है। टाइम कितना बचा है? 10 मिनट में हो जाएगा। चलो हाँ, तो ये कहता है, अभी इसका सेंस समझाते हैं आपको। कहता है कि 1 और 31 के बीच यम अर्थमेटिक मीन है। अभी तो 5 रहते थे, 4 रहते थे, 3 रहते थे, ऐसे बताया ना क्वेश्चन। तो कहता है कि 1 और 31 के बीच यम अर्थमेटिक मीन है। कितने अर्थमेटिक मीन है? यम। फिर क्या कहता है कि उसका किसका किसका रेशियो ऑफ 7th है। 7th अर्थमेटिक मीन A7 जिसको कहेंगे, और फिर m-1th अर्थमेटिक मीन जिसको AM-1 कहेंगे। इसका रेशियो दिया है 5:9, 5/9 दिया है। ये दिया है 1 और 31 के बीच यम अर्थमेटिक मीन है, और 7th अर्थमेटिक मीन m-1वां अर्थमेटिक मीन का रेशियो जो है वे क्या है? 5:9 है। तो यम की वैल्यू क्या होगी? यम की वैल्यू पता हो जाए तो इस बात को पता चल जाए कितने अर्थमेटिक मीन निकाले जाएं 1 और 31 के बीच, ठीक है। तो मान लो, सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि 1 और 31, 1 और 31 के बीच 14 अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो इसका मतलब 7th अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे यम के स्थान पे 14 लिख दोगे तो 14-1 क्या? 13 अर्थमेटिक मीन का रेशियो क्या होना चाहिए? 5/9। यदि यम की वैल्यू आ गई 23, इसका मतलब क्या हुआ? 7th अर्थमेटिक मीन और 23 से एक कम 22 अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का रेशियो 5/9। यदि यम की वैल्यू आ गई 53, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे A7 और 53 से एक कम क्या? 52 ना। अर्थमेटिक मीन का रेशियो 5/9 है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आया कि 1 और 31 के बीच यम अर्थमेटिक मीन हो और 7th अर्थमेटिक मीन और m-1th अर्थमेटिक मीन का रेशियो 5:9 हो। ऐसी कंडीशन में यम की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में फाइंड कीजिए, ठीक है। इस टाइप के सिलाल में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और प्रैक्टिस करना होगा तो लगा लेना, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है इस टाइप का, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक रेफरेंस होना जरूरी है, चाहे नवबोध हो, शिवलाल हो, RD शर्मा हो, ठीक है। और क्वेश्चन एक टाइप के और क्वेश्चन लगाने के लिए सब टाइप के यहाँ 1-2 क्वेश्चन हैं उसमें, और उसमें क्या है एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन है, ताकि लगाओ तो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। या कि हूबहू इसी को तैयार करो, 4-6 बार लगा के टेस्ट देने आ जाओ, ठीक है। इस संडे को टेस्ट है 7 से 9, 2 घंटे। हाँ, इससे सब AP वाले क्वेश्चन देंगे, इसी को तैयारी करके आना। हाँ अभी हाँ से 9 भर का, ठीक है। अब 9 चैप्टर का देंगे तो ये नहीं कि अब सबका नंबर 90 से ऊपर होना चाहिए। अब ये नहीं कि उसमें 33 नंबर पाओ एक चैप्टर दें तब भी, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं सब टाइप के, ताकि टाइम दे करके तैयारी कर सको, इसलिए हम एक चैप्टर का ले रहे हैं अभी,
ठीक है, पता चला सबका देते हैं तो आप टाइम ही नहीं दे पाते तैयार करने में, ठीक है, पीछे का रिवीजन करते रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन ये है, बिटवीन क्या 1 and 31 यम नंबर हैव बीन, यम नंबर हैव बीन, ठीक है, इंसर्टेड इन सच ए वे, किस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए निकालना है, दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, सीक्वेंस इज एन एपी, इज एन एपी एंड रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m minus 1th number is 5:9. 5:9. Find the value of m. Find the value of m. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे दो क्वेश्चन पीछे किए थे, वह 3 और 18 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन और 5 और 26 के बीच 5 लिए थे, 5 और 26 8 और 26 के बीच 5 अर्थमेटिक मीन, उस टाइप का है। तो जब इसके में 1 और 31 के बीच कितने अर्थमेटिक मीन है यम, तो क्या लेंगे, वहाँ पे कितने थे 4, तक लिखते थे A1 A2 A3 A4 तक जाते थे ना, 5 अर्थमेटिक मीन तब A5 तक जाते थे, यम अर्थमेटिक मीन तक कहाँ तक जाएंगे, AM तक जाएंगे। तो लेट A1 A2 A3 डैश डैश AM आर एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 31, then 1 A1 A2 A3 डैश डैश AM और 31 आर इन AP हुज फर्स्ट टर्म, इसका पहला पद A बराबर क्या होगा 1, और ये कौन सा नंबर का टर्म होगा 31, हाँ m+2th टर्म, तो m+2th टर्म होगा 31। ठीक है, 4 समांतर में तो छठवां पद था ना, तो m अर्थमेटिक मीन तो m+2th टर्म 2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू निकलेगी ना, इसको क्या लिखेंगे a प्लस m+2 -1 इंटू डी। समझ में आया ये बात? m+2th टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस m+2 -1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या होगा a प्लस m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। तो a की वैल्यू आपको पता है क्या 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 प्लस m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। तो क्या आएगा m+1 इंटू डी, तो 31 - 1, तो m+1 इंटू डी तो क्या होगा 30, तो d इज इक्वल टू क्या होगा 30/m+1। ये इक्वेशन फर्स्ट लिखो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो और क्या दिया, दूसरी कंडीशन बाई सेकंड कंडीशन, बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, प्रश्नानुसार कहता है 7वां अर्थमेटिक मीन और m-1th अर्थमेटिक मीन का रेशियो क्या है 5:9। अब देखो जब हम निकाला करते थे, जैसे A1 निकाला करते थे, तो जब A1 लिखते थे A1 इज इक्वल टू दूसरा टर्म होता था कि नहीं होता था, तो दूसरा टर्म को जब लिखते थे तो क्या लिखते थे A+2 -1 इंटू डी, तो यहाँ पे A+1D आ जाता था। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1D, 2 है तो 2D, 3 है तो 3D, तो m है तो md, m-1 है तो m-1d। समझ में आई बात? जो यहाँ रहता है वहीं यहाँ भी रहता है।
ठीक है। तो यहाँ क्या है, A7 है तो क्या लिखेंगे A + 7D, और यहाँ क्या लिखेंगे A + m-1d, m-1d = 5/9। ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू क्या पता है 1, ए की वैल्यू पता है 1, तो क्या लिखेंगे 1 + 7d, और ये क्या होगा 1 + m-1d = 5/9। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके डी की वैल्यू निकालो, तो डी की दो वैल्यू आपको मिल जाएगी। डी की वैल्यू एक तो यहाँ है, एक यहाँ से आएगी, दोनों कंपेयर कर दोगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, तो 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को आप क्या लिखें, ए के बगल में A7/am-1 = 5 दिया, क्वेश्चन में दिया तो है। 7वां अर्थमेटिक मीन और m-1वां अर्थमेटिक मीन का रेशियो 5:9 है, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, तो 9 × 1 + 7d, ये क्या होगा 5 × 1 + m-1d, ऐसे। तो ये होगा 9 + 9 = 63d, और ये 5, और ये क्या होगा 5m-1d। ठीक है। तो क्या होगा, d की वैल्यू निकालने के लिए 9 - 5 कर दिए, और ये 5m, और ये 5, और ये d, और ये क्या होगा 63d। 9 से 5 निकाला तो 4। ठीक है। 5m - 5 - 63, और ये d, तो क्या होगा 4 = 63 और 5 क्या होगा 68, तो 5m - 68, और ये हो गया d। तो इसको इधर लाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो 4/5m - 68 = d, इम्प्लाइज d = क्या मिला 4/5m - 68, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो d की वैल्यू ये भी है और d की वैल्यू ये भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा 4/5m - 68 = 30/m + 1, तो 4 × m + 1 = 30 × 5m - 68, तो 4m, ये होगा 4, 30 पंचे क्या होता है 150m, 68 का गुणा 30 के साथ करोगे 60 × 180, 8 × 24, 180, 204, 80। ठीक है। तो क्या होगा 4 + 20 140, 150m - 4m। ठीक है। 2040 में 2044 हो गया, और ये क्या होगा 150m से 4m घट गया 146m। ठीक है। तो 2044/146 बराबर m, कट गया तो 14 आ गया, तो m बराबर क्या आ गया 14। ठीक है। m बराबर क्या आ गया 14, m बराबर क्या आ गया 14। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 31 के बीच हम 14 अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो 5वें अर्थमेटिक मीन और 13वें अर्थमेटिक मीन का रेशियो 5:9 रहेगा। विश्वास ना होगा तो निकाल के रेशियो निकाल लेना, वेरिफिकेशन करना होगा तो। 7वां अर्थमेटिक मीन निकालने तरीका जानते हो, A7 निकालना है तो A + 7D लिख दोगे, A की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे 3 7 × D की वैल्यू निकालना होगा तो M की वैल्यू यहाँ रख के D की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो D की तो 30, यहाँ पे क्या होगा 14 और +1, तो 30/15, 15 दूना 30। ठीक है। तो A7 = क्या होगा, देखो A7 = क्या होगा, सुनो A की वैल्यू क्या है 1, और 7 × D की वैल्यू 2, तो क्या आ गया 15 आ गया, और m-1 का मतलब क्या हुआ 14 - 1, तो A13। तो A13 कैसे निकालोगे, A13 ये कैपिटल A है ना, कैपिटल A है 7th अर्थमेटिक मीन। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा AM -1 तो 13, तो कैपिटल A 13 है ना, 13D। तो A की वैल्यू क्या है 1 और 13 × D की वैल्यू 2, ठीक है। तो 1 और 13 दूना 26 हुआ और 1 27, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा 7th अर्थमेटिक मीन क्या निकाला था 15, तो A7 और A13 बराबर क्या हुआ 15/27, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 5:9 आ रहा है कि नहीं, विश्वास हुआ क्या आएगा, ठीक है। जाओ, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो दिन बताए गए 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, ये सब आएंगे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहना। कैसा है ये क्या